जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आज आप भारत के संविधान का अध्याय 4 संघीय न्यायपालिका की पीडीओ देखेंगे। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप संविधान के 5वें अध्याय पर बने वीडियो देख रहे हैं। पिछले अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय गठन और न्यायाधीशों की नियुक्ति की 51वीं वीडियो बनाकर इसके 124 तक कुल अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में सर्वोच्च न्यायालय गठन और न्यायाधीशों की नियुक्ति 52वीं वीडियो बनाकर इसके 124 वे अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये अनुच्छेद राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नामक एक प्रस्तावित आयोग की संरचना को रेखांकित करता है। जय भीम साथियों, आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन पर बात करेंगे। बता दें कि यह अनुच्छेद राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नामक एक प्रस्तावित आयोग की संरचना को रेखांकित करता है। इस आयोग में भारत के मुख्य न्यायाधीश को पदेन अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी पदेन सदस्य होंगे, जिसमें कानून और न्याय प्रभारी केंद्रीय मंत्री को भी पदेन सदस्य के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 प्रख्यात व्यक्तियों को एक समिति द्वारा नामित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता शामिल होंगे। यह प्रावधान करता है कि नामित प्रख्यात व्यक्तियों में से एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक या महिलाओं में से होना चाहिए और उनकी सदस्यता अवधि 3 वर्ष होगी। अंत में यह सुनिश्चित किया गया है कि आयोग के किसी भी कार्य या कार्यवाही को किसी भी रिक्ति या गठन में दोष के आधार पर प्रश्नगत या अमान्य नहीं किया जाएगा। चलो आओ पहले सुनते हैं अनुच्छेद में क्या लिखा है, बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। भारत के संविधान का अध्याय 4 संघीय न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 1 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के नाम से ज्ञात एक आयोग होगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात क भारत के मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष पदेन, ख भारत के मुख्य न्यायाधीश के निकटतम उच्चतम न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य पदेन, ग विधि एवं न्याय के प्रभारी केंद्रीय मंत्री सदस्य पदेन, प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता या जहां विपक्ष का कोई नेता नहीं है, वहां लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता से मिलकर बनी समिति द्वारा नामित किए जाने वाले 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य, बशर्ते कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों या महिलाओं में से नामित किया जाएगा। इसके अलावा किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को 3 वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाएगा और वह पुनः नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा। 2 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के किसी भी कार्य या कार्यवाही पर केवल आयोग के गठन में किसी रिक्ति या दोष के अस्तित्व के आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा या उसे अमान्य नहीं किया जाएगा। नमस्कार और आज आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जा रहे हैं जो हमारी न्याय व्यवस्था की कार्यप्रणाली से सीधे जुड़ा है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग मतलब NJAC। जी हाँ, तो इसका गठन कैसे होता है? हमारे पास जो स्रोत है वो असल में कानून का ही एक हिस्सा है ना, जो इस आयोग की पूरी बनावट बताता है। बिल्कुल, ये सीधे कानून से ही है जो इसकी संरचना मतलब कौन कौन सदस्य होंगे ये तय करता है। तो आज हम इसी कानूनी प्रावधान को थोड़ा खोल कर देखेंगे कि भाई इस आयोग की मेज पर कौन कौन बैठता है। हाँ। इन सदस्यों को चुना कैसे जाता है और क्या कोई ऐसे मतलब खास नियम है जो हमें जानने चाहिए? जी, कुछ पेचीदगियां हैं, कुछ शर्तें हैं। ठीक है, तो चलिए इस महत्वपूर्ण संरचना की परतों को एक एक करके उधेड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये व्यवस्था आखिर है क्या। बिल्कुल, जैसा हमने कहा, हमारी सारी जानकारी सीधे उस कानूनी धारा से आ रही है जो इस आयोग के गठन की रूपरेखा तैयार करती है। तो शुरुआत करते हैं इसके अस्तित्व से। स्रोत की पहली ही लाइन धारा 124A उपधारा 1 ये क्या कहती है?
देखिए, ये उपधारा सीधे सीधे कहती है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के नाम से एक आयोग स्थापित किया जाएगा। स्थापित किया जाएगा, हाँ। हाँ, मतलब ये कोई सिर्फ सुझाव या विचार नहीं है, ये बाकायदा कानून के तहत बनने वाला एक निकाय, एक बॉडी की बात हो रही है। ये समझिए कि इस पूरी इमारत की नींव है ये धारा। ठीक है, तो आयोग बनेगा, ये साफ है। अब सबसे अहम सवाल, इस आयोग में कौन कौन लोग होंगे, है ना? क्योंकि यही तो तय करेगा कि नियुक्तियों पर किसका कितना असर रहेगा। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो स्रोत इस बारे में क्या बताता है? शुरुआत न्यायपालिका से करते हैं शायद। हाँ, स्रोत इसमें काफी साफ है। देखिए, सबसे पहले आयोग के अध्यक्ष वो होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष। और उन्हें ये पद पदेन मिलेगा, मतलब एक्स ऑफिशियो। ये धारा 124A(1)(a) में लिखा है। पदेन या एक्स ऑफिशियो, ये शब्द हम सुनते तो हैं अक्सर, इसका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ यहाँ? देखिए, पदेन का मतलब है पद के आधार पर, मतलब जो भी व्यक्ति उस वक्त भारत के चीफ जस्टिस के पद पर होंगे ना, हाँ, वो अपने आप ही उस पद पर होने की वजह से इस आयोग के अध्यक्ष बन जाएंगे। कोई अलग से चुनाव या नियुक्ति नहीं होगी इसके लिए। ये जिम्मेदारी सीधे चीफ जस्टिस के पद के साथ ही जुड़ी हुई है। अच्छा, तो जो भी सीजेआई होगा वो ऑटोमेटिकली अध्यक्ष। समझ गई। तो मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष हो गए। उनके अलावा न्यायपालिका से और कौन है? मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 और वरिष्ठतम न्यायाधीश, मतलब 2 सीनियर मोस्ट जजेस। 2 और? हाँ, 2 और। वो भी इस आयोग के सदस्य होंगे और उनका पद भी पदेन ही होगा। ये धारा 124A(1)(b) कहती है। अरे, तो मतलब न्यायपालिका का तो शुरू में ही काफी बड़ा प्रतिनिधित्व हो गया। चीफ जस्टिस और 2 सबसे सीनियर जज, मतलब कुल 3। जी हाँ, 3 सदस्य सीधे न्यायपालिका के शीर्ष से। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? मतलब एकदम टॉप के 3 जज इस आयोग में। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। न्यायपालिका के टॉप लीडरशिप को सीधे शामिल करने का एक साफ मकसद ये लगता है कि न्यायिक अनुभव और नजरिया, है ना, वो नियुक्ति प्रक्रिया के बिल्कुल केंद्र में रहे। अच्छा, आखिर जजों की नियुक्ति के लिए कौन सही है, किसकी क्या काबिलियत है, ये आंकने के लिए न्यायिक अनुभव जरूरी माना जाता है। और साथ ही ये आयोग के अंदर एक तरह से न्यायिक स्वतंत्रता के नजरिए को भी मजबूती दे सकता है। हाँ, ये बात तो है, समझ गई। न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व तो मजबूत दिख रहा है, लेकिन क्या सरकार का भी कोई रोल है इसमें? हाँ, बिल्कुल है। न्यायपालिका के सदस्यों के बाद स्रोत कार्यपालिका के प्रतिनिधित्व की बात करता है। धारा 124A(1)(c) के मुताबिक केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री, मतलब यूनियन लॉ मिनिस्टर जो हैं, हाँ, वो भी इस आयोग के सदस्य होंगे और ये भी पदेन सदस्य होंगे। सरकार का एक मंत्री सीधे नियुक्ति आयोग में, ये बात थोड़ी मतलब सोचने वाली है। क्या इससे कार्यपालिका के दखल का रास्ता नहीं खुलता? क्योंकि जजों की नियुक्ति में सरकार का सीधा हाथ, ये शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत पर सवाल उठा सकता है ना? देखिए, ये एक वाजिब चिंता है और इस पर बहस भी बहुत हुई है। हाँ, अब इस प्रावधान के पक्ष में तर्क ये दिया जाता है कि भाई, न्यायिक नियुक्तियां सिर्फ न्यायपालिका का अंदरूनी मामला नहीं है, इनका असर तो पूरे देश पर पड़ता है। सही बात है। तो इसलिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार का भी कोई प्रतिनिधि होना चाहिए ताकि प्रक्रिया में एक व्यापक दृष्टिकोण आ सके। और शायद विधि मंत्री का होना सरकार और न्यायपालिका के बीच एक पुल का काम भी कर सकता है। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा, यह संतुलन बहुत नाजुक होता है। बिल्कुल। कार्यपालिका का कितना प्रभाव होना चाहिए, ये हमेशा एक बहस का मुद्दा रहेगा। इस स्ट्रक्चर में कोशिश तो दिखती है संतुलन की, पर वो कितनी कामयाब है, वो एक अलग सवाल है। ठीक है, तो हमने न्यायपालिका के 3 सदस्य देखे और कार्यपालिका से 1 सदस्य, मतलब 4 हो गए। जी, स्रोत बताता है कि इसमें 2 और सदस्य भी होते हैं, प्रख्यात व्यक्ति या एमिनेंट पर्सन्स। ये कौन लोग होते हैं और इनको कौन चुनता है, ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, ये सदस्य ना तो सीधे न्यायपालिका से होते हैं, ना ही कार्यपालिका से। ये एक तरह से नागरिक समाज या सार्वजनिक जीवन के दूसरे क्षेत्रों से आते हैं। अच्छा, धारा 12A(1)(d) बताती है कि इन 2 प्रख्यात व्यक्तियों को सीधे सरकार या न्यायपालिका नियुक्त नहीं करेगी, बल्कि इन्हें एक खास समिति नामांकित करेगी, मतलब नॉमिनेट करेगी। एक समिति। अच्छा, तो इस समिति में कौन कौन लोग होंगे जो इन प्रख्यात व्यक्तियों को चुनेंगे? ये भी तो महत्वपूर्ण होगा। हाँ, ये समिति की बनावट अपने आप में बहुत दिलचस्प है और इसमें फिर से वो संतुलन बनाने की कोशिश दिखती है। इस समिति में 3 सदस्य होंगे। भारत के प्रधानमंत्री, जी, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी, हाँ, और लोकसभा में विपक्ष के नेता, मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन।
लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि लोकसभा में किसी एक पार्टी को औपचारिक रूप से विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं मिल पाता। अगर विपक्ष बिखरा हुआ हो तो तब क्या होगा? समिति अधूरी रहेगी? नहीं, स्रोत ने इसका भी ध्यान रखा है। कानून साफ कहता है कि अगर लोकसभा में कोई मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता नहीं है, हाँ, तो उस हालत में लोकसभा में जो सबसे बड़ा विपक्षी दल होगा ना, उसका नेता इस समिति का सदस्य होगा। अच्छा, तो मतलब विपक्ष का प्रतिनिधित्व किसी न किसी रूप में रहेगा ही। वाह, तो ये समिति अपने आप में गजब है। प्रधानमंत्री, सरकार के मुखिया, मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका के मुखिया और विपक्ष के नेता तीनों मिलकर इन दो लोगों को चुनेंगे। जी, ये तो शक्तियों के संतुलन का एक बड़ा प्रयोग लगता है। ये प्रख्यात व्यक्ति आखिर लाएंगे क्या इस प्रक्रिया में? इनका रोल क्या होगा? बिल्कुल, ये समिति की संरचना काफी सोची समझी लगती है। शायद मकसद यही है कि जो लोग चुने जाएं, उन पर किसी एक पक्ष की छाप न हो, बल्कि एक व्यापक सहमति हो। और इन प्रख्यात व्यक्तियों को शामिल करने के पीछे सोच ये है कि भाई जजों की नियुक्ति पर सिर्फ कानूनी या सरकारी नजरिए से ही नहीं सोचा जाए, समाज का एक व्यापक दृष्टिकोण भी शामिल हो। हाँ, ये लोग अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हो सकते हैं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, या किसी और फील्ड में बड़ा योगदान देने वाले हो सकते हैं। शायद वो प्रक्रिया में एक बाहरी और ज्यादा वस्तुनिष्ठ, मतलब ऑब्जेक्टिव नजरिया ला सकें। ये तो हुई उनके चुने जाने की बात। क्या इन प्रख्यात व्यक्तियों के बारे में स्रोत में कोई और खास शर्तें या नियम भी दिए गए हैं? हाँ, बिल्कुल। स्रोत में इनके बारे में दो बहुत महत्वपूर्ण शर्तें, या कह लीजिए परंतुक, दिए गए हैं। पहली शर्त सामाजिक प्रतिनिधित्व से जुड़ी है। सामाजिक प्रतिनिधित्व, वो कैसे? धारा 124A का पहला परंतुक कहता है कि जो दो प्रख्यात व्यक्ति चुने जाएंगे ना, हाँ, उनमें से कम एक व्यक्ति अनिवार्य रूप से, मतलब जरूर, या तो अनुसूचित जाति SC, या अनुसूचित जनजाति ST, या अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, या अल्पसंख्यक माइनॉरिटी समुदाय से होगा, या फिर वो एक महिला होगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मतलब सिर्फ प्रख्यात होना काफी नहीं है। आयोग की बनावट में विविधता और सामाजिक प्रतिनिधित्व को कानूनी तौर पर जरूरी बनाया गया है। जी हाँ, इसके पीछे क्या सिर्फ समावेशिता, मतलब सबको शामिल करने का ही विचार है, या कोई और पहलू भी हो सकता है? देखिए, समावेशिता तो यकीनन एक बड़ा लक्ष्य है। ये पक्का करना कि आयोग में समाज के अलग अलग वर्गों की आवाज और अनुभव शामिल हों। हाँ, लेकिन इसके पीछे एक और सोच ये हो सकती है कि अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोग शायद मुद्दों को अलग नजरिए से देखते हैं। उनकी संवेदनशीलताएं, उनकी समझ अलग हो सकती है। सही बात। जो जजों की नियुक्ति जैसे अहम फैसलों में एक और गहराई, एक व्यापकता ला सकती है। ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं, बल्कि फैसले की प्रक्रिया को बेहतर बनाने की कोशिश भी हो सकती है। ये तो हुई पहली शर्त। और दूसरी शर्त क्या है इन प्रख्यात व्यक्तियों के बारे में? दूसरी शर्त उनके कार्यकाल, मतलब वो कितने समय तक रहेंगे और क्या वो दोबारा चुने जा सकते हैं, इससे जुड़ी है। अच्छा, दूसरे परंतुक में कहा गया है कि एक प्रख्यात व्यक्ति को 3 साल के लिए नामांकित किया जाएगा। सिर्फ 3 साल। सिर्फ 3 साल? हाँ, और इससे भी अहम बात यह है कि वो व्यक्ति दोबारा नियुक्ति, रिनॉमिनेशन का पात्र नहीं होगा। मतलब एक बार 3 साल पूरे तो बस दोबारा नहीं चुने जा सकते। सिर्फ 3 साल और दोबारा नियुक्ति नहीं, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या इससे अनुभव का फायदा नहीं मिलेगा? कोई व्यक्ति 3 साल में तो शायद ठीक से प्रक्रिया समझेगा, और जब वो असरदार हो सकता है तब उसका कार्यकाल खत्म। हाँ, ये एक जायज सवाल है। इसके पीछे कई वजह सोची जा सकती हैं। एक तो ये कि इससे किसी एक व्यक्ति का आयोग पर बहुत लंबे समय तक असर न जमे, है ना, जिससे कोई निहित स्वार्थ पनपने का खतरा कम हो। दूसरा, ये नए लोगों और नए विचारों के लिए दरवाजे खुले रखता है। हर 3 साल में नए सदस्य आएंगे तो प्रक्रिया में शायद ताजगी बनी रहेगी। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, ये बात सही है कि इसमें अनुभव की निरंतरता का शायद नुकसान हो, लेकिन हो सकता है कानून बनाने वालों ने इसे नए नजरिए लाने के फायदे के सामने एक ठीक-ठाक ट्रेड ऑफ माना हो। ठीक है, तो हमने आयोग के सभी सदस्यों की संरचना समझ ली। चीफ जस्टिस, 2 सीनियर जज, कानून मंत्री और 2 प्रख्यात व्यक्ति, जिनका चुनाव एक खास समिति करेगी। विविधता का ध्यान रखा जाएगा और कार्यकाल सिर्फ 3 साल का होगा, दोबारा नहीं। जी बिल्कुल। अब एक व्यावहारिक सवाल उठता है, इतने सारे सदस्य हैं, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। मान लीजिए किसी वजह से कोई सीट खाली रह जाए, जैसे किसी का कार्यकाल पूरा हो गया और नए सदस्य की नियुक्ति में देर हो गई, या कोई बैठक में आ ही ना पाए, तो क्या आयोग का काम रुक जाएगा? ये एक बहुत प्रैक्टिकल चिंता है और कानून बनाने वालों ने इसका भी ध्यान रखा है, ऐसा लगता है।
स्रोत का अगला हिस्सा धारा 124A की उपधारा 2 इसी बारे में है। अच्छा, ये उपधारा एक तरह का कह सकते हैं सुरक्षा कवच देती है। सुरक्षा कवच किस तरह का? धारा 124A के 2 साफ तौर पर कहती है कि एनजेएसी ने जो भी काम किया है या उसकी कोई भी कार्यवाही हुई है, हाँ, उसे सिर्फ इस आधार पर अवैध या अमान्य इनवैलिडेटेड नहीं ठहराया जाएगा कि आयोग में कोई पद खाली था, मतलब कोई वैकेंसी थी, या आयोग के गठन ने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई त्रुटि थी, कोई डिफेक्ट था। ओ, तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट है ताकि छोटी मोटी प्रक्रियागत खामियों की वजह से, जैसे कोई एक सदस्य नहीं है या नियुक्ति में कोई मामूली चूक हो गई, हाँ, उसकी वजह से नियुक्ति जैसा अहम काम ना अटके और बाद में उसे कोई चुनौती ना दे सके। बिल्कुल। मकसद यही लगता है कि काम चलता रहे। लेकिन क्या इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? मतलब मान लीजिए जानबूझकर किसी खास सदस्य की नियुक्ति में देरी कर दी ताकि वो किसी फैसले में शामिल न हो पाए। देखिए, हर कानूनी प्रावधान का उद्देश्य तो सिस्टम को ठीक से चलाना होता है। इस धारा का साफ मकसद यही लगता है कि आयोग का कामकाज लगातार चलता रहे, छोटी मोटी तकनीकी रुकावटों से ठप न हो। न्यायिक नियुक्तियां एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, उसमें रुकावट आना ठीक नहीं। अब जहां तक दुरुपयोग की आशंका है, वो तो देखिए किसी भी कानून के साथ हो सकती है। हाँ, वो तो है। कानून क्या कहता है और असल में उसका पालन कैसे होता है, ये दो अलग बातें हैं। पर इस धारा का घोषित उद्देश्य यही है, कामकाज की निरंतरता, करेक्ट, कंटिन्यूटी। ठीक है। मुझे लगता है हमने स्रोत के इस हिस्से को काफी विस्तार से समझ लिया है। तो अगर हम संक्षेप में देखें मोटा मोटा, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना कैसी उभर कर आती है? हाँ, संक्षेप में कहें तो ये एक मिलीजुली संरचना है, हाइब्रिड कह सकते हैं। इसमें न्यायपालिका का भारी वजन है, चीफ जस्टिस अध्यक्ष और 2 सीनियर जज सदस्य। 3 सदस्य। हाँ, 3। फिर इसमें कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व है, केंद्रीय कानून मंत्री 1 सदस्य। जी, और इसमें नागरिक समाज या व्यापक सार्वजनिक जीवन से भी 2 सदस्य हैं, वो प्रख्यात व्यक्ति, हाँ, जिनका चुनाव एक विशेष समिति करती है, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, विपक्ष के नेता वाली समिति, और जिनके चुनाव में सामाजिक विविधता और सीमित कार्यकाल का ध्यान रखा जाता है। और आखिर में वो सुरक्षा वाला प्रावधान भी। हाँ, और साथ ही एक प्रावधान ये पक्का करता है कि आयोग का काम छोटी मोटी वैकेंसी या गठन की त्रुटियों से रुके नहीं। तो ये संरचना अपने आप में कई अलग अलग शक्तियों और नजरियों का संगम लगती है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, विपक्ष के नेता के जरिए समिति में, और नागरिक समाज। बिल्कुल, और यहीं से वो गहरा सवाल उठता है जिस पर सोचना जरूरी है। ये स्रोत हमें सिर्फ ढांचा बताता है कि कौन होगा और कैसे चुना जाएगा। हाँ, ये तो सिर्फ बनावट है। जी, ये नहीं बताता कि ये ढांचा असल में कितना सफल होगा या इसके नतीजे क्या होंगे। अब देखिए, इस पूरी कवायद का मकसद असर बताया जाता है कि न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता आए, जवाबदेही तय हो और प्रक्रिया का आधार थोड़ा और चौड़ा हो। हाँ, यही बातें कही जाती हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सदस्यों का ये खास मिश्रण, मतलब न्यायपालिका के अंदर के लोग, सरकार का एक प्रतिनिधि और 3 बड़े नेताओं द्वारा चुने गए 2 बाहरी विशेषज्ञ, क्या ये मिक्सचर वाकई शक्तियों के बंटवारे, सेपरेशन ऑफ पावर्स के उस नाजुक संतुलन को बनाए रख पाता है? हाँ, ये बड़ा सवाल है जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी माना जाता है। क्या ये कार्यपालिका को ज्यादा ताकत देता है, या ये न्यायपालिका की आजादी को कमजोर करता है, या फिर क्या ये सच में एक बेहतर, ज्यादा संतुलित और जवाबदेह नियुक्ति प्रक्रिया की तरफ ले जाता है? हाँ, ये ढांचा कागज पर कैसा दिखता है और जमीन पर कैसे काम करता है, इसके बीच का जो फासला है वही इसकी असली परीक्षा है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस संरचना को समझने के बाद मन में जरूर उठता है और जिस पर आगे और गहरे विश्लेषण की जरूरत है। वाकई एक संरचना अपने आप में मंजिल नहीं होती, बल्कि मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता भर होती है। और ये रास्ता कितना कारगर है, ये सवाल हमेशा बना रहता है। इसी विचारणीय प्रश्न के साथ हम आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो पूरा सुना। उम्मीद है आपको इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को
उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।